हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? हाउ यू फाइन सर। पीपल? फाइन गजेंद्र जी। चलो, बहुत बढ़िया। ओके गाइस, आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं। और आज का सेशन हर बार की तरह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आपका नॉलेज से भरपूर आपका सेशन होने वाला है। तो प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर। लंच वंच नहीं किया कर लो, चाय वाय नहीं पिए पी लो, ठीक है? क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव आज का सेशन होने वाला है आपका। तो मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। I'm going to share my screen with you guys. And today, first, we will look into the dollar index chart. और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज हम आप लोगों से शेयर करेंगे। तो कुछ साइकोलॉजी की बातें करेंगे पहले, उसके साथ साथ वीकली एनालिसिस सेटअप भी हम लोग देखेंगे। जस्ट होल्ड फॉर ए सेकंड गाइस, लेट मी ओपन माय इज माय ओके। हम्म तो आज हम वीकली ट्रेडिंग सेटअप की भी बात करेंगे, और हम एक साइकोलॉजी के ऊपर भी बात करेंगे, और फिर उसके ऊपर हम स्ट्रेटेजी पार्ट को भी लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे आप लोगों के सामने डॉलर इंडेक्स की स्क्रीन आ रही है, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे आपको कौन सा ट्रेंड नजर आ रहा है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कमेंट इन दी चैट बॉक्स। आपको यहाँ पे कौन सा ट्रेंड नजर आ रहा है आपको? हेलो एनीवन? मैं सिंपल से क्वेश्चन पूछा है मैंने कि आपको कौन सा ट्रेंड नजर आ रहा है चार्ट में देख के? अप ट्रेंड नजर आ रहा है, डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है? अप ट्रेंड अप ट्रेंड। हाँ, तो आप लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर माइक आप लिखेंगे तो ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी सर। तो कुछ लोगों ने बोला है बाय, कुछ लोगों ने बोला है डाउन, ठीक है। एनी अदर? क्योंकि अभी तीन चार लोगों की आए हैं रिप्लाई। राजेश सर अप, ठीक है। एनी अदर? अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, बाय बाय। चलो, एक बहुत बढ़िया बात नरेंद्र जी, वेरी वेरी गुड बाय। विपुल जी, डॉलर इज टेकिंग सपोर्ट फॉर बाय, चलो ठीक है। एक अच्छी बात मेरे को ये लगी कि एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ा सा ट्रेंड देखना आ गया है। इतने सालों की हमारी मेहनत थोड़ी सी सफल लाई, एटलीस्ट आप लोग ट्रेंड देखना सीख गए हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। थैंक यू उमंग जी फॉर रिप्लाइंग। मान के चलो ये कंसोलिडेशन लेवल था डॉलर इंडेक्स का, या ये एक मान लो एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करा, अगले पड़ाव पे गया, अगले रेजिस्टेंस पे गया, वहां से नीचे आने लगा। अब जनरली होता क्या है कि जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो मैंने आपसे कई बार आपको बोला है कि कभी कुछ ना करना भी कुछ करना है। मतलब कोई एक्शन ना लेना भी ये सबसे बेस्ट डिसीजन होता है मार्केट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सब लोगों ने कहा कि डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड अपसाइड है, मेरा भी यही मानना है, डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड अपसाइड है। अब इस अप ट्रेंड के अंदर अगर मेरे को शॉर्ट टर्म करेक्शन मिल रही है तो मैं क्या करूं? ये देखो, मेरे को फ्राइडे के दिन अच्छी करेक्शन मिली, आज बाजार गैप अप ओपन हुआ, गैप फिल किया, फिर वापस नीचे चला, अब एक कैंडल मेरी पॉजिटिव बना दी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आज सिखाने समझाने के लिए आपको, साइकोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको यूरो यूएसडी का चार्ट एक बार खोल के दिखाऊंगा, जीबीपी का दिखाता हूँ और गोल्ड का दिखाता हूँ। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इसके अंदर। ये कौन सा पैटर्न है? इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, राजेश जी, ठीक है। ये कौन सा पैटर्न है? सेम। सेम सेम। पैटर्न है। ये कौन सा पैटर्न है? सेम, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कि जैसे रशिया के खिलाफ आपका अमेरिका खड़ा हो गया, यूरोप खड़ा हो गया, वैसे आपको नहीं लग रहा कि डॉलर इंडेक्स के खिलाफ यूरो, गोल्ड, जीबीपी सभी एक ही तरीके से खड़े हुए आके सेम पैटर्न बना रहे हैं? अब यहाँ पे सेंटीमेंट समझो। सेम पैटर्न बनाने का मतलब क्या है? क्या वास्तव में सब में तेजी है? ये ट्रैपिंग है? क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है राजेश सर, ये ट्रैपिंग है या वास्तव में यहाँ से तेजी पकड़ेगा ये?
सर डॉलर देखते तो थोड़ा ऐसा लगता है कि तेजी पकड़ेंगे। अच्छा, डॉलर देखते हो अभी, लेकिन आपने बोला कि डॉलर तो तेज है। हाँ अभी तेज है, लेकिन आपने जो हम्म। समझा है उसमें थोड़ा हम्म। माइंड वेवरिंग हो गया, तो अभी मैं कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। कंफ्यूजन हो हाँ। गया। हाँ, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब कंफ्यूजन होता है तो क्या करना चाहिए? कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना? तो ये कंफ्यूजन मेरे साथ भी है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं है। ठीक है ना? ये कंफ्यूजन मेरे साथ भी है। अब इस लेवल पे मेरे को ये बताओ कि कोई भी बंदा यहाँ पे पूरे रूम के अंदर जो बैठे हुए हैं, जितने भी एनालिसिस वाले लोग बैठे होंगे, जो मार्केट में अंदर होंगे, कोई अगर अपनी एनालिसिस देना चाहता है यूरो यूएसडी के ऊपर, तो क्या देगा? मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा आपको, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। ठीक है ना? क्योंकि हर बार मैं बोलता हूँ और आप सुनते रहते हो, आज मैं सुनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोग बोलो, अगर आप सीखना चाहते हो तो। यस सर। हम्म। तो राजेश सर, अगर आप एनालिसिस देना चाहोगे यूरो यूएसडी की, तो क्या देना चाहोगे कि कुछ बाय ट्रेड करें, सेल ट्रेड करें, या कुछ ना करें? और बाय ट्रेड करें तो कहाँ करें? नहीं, यूरो यूएसडी जरूरी में नहीं अभी है। बाई ट्रेड लेना हाँ। है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? बाई ट्रेड लेना चाहिए। बाय ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है, चलो हाँ, कहाँ से लेना चाहिए लेकिन सर? वो हमारा जो सपोर्ट है वहीं से लेना चाहिए। सपोर्ट कहाँ है आपका? वो वो नेकलाइन है ना, वो अपनी वहीं से। ये वाली, ये ऊपर जो हाँ, बनेगी नेकलाइन, यहीं से? नहीं नहीं, ये मतलब करंट नीचे लेवल से वाली। ही, करंट लेवल से ले लेना चाहिए भाई आपके हिसाब से? हाँ बस। तो इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? इसका स्टॉप लॉस रहेगा सर, ये ग्रीन वाली लास्ट में जो कैंडल है, हेड एंड शोल्डर वाली। ये वाली? ये नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, वाली? ये नहीं। हाँ ये वाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका लो है 612 का, हम्म। साइकोलॉजिकल सपोर्ट आता है यूरो यूएसडी का 600 के ऊपर। 85 चल रहा है, यानी 85 नीचे आप बोल रहे हो कि भाई 85 पिप नीचे, कोई बात नहीं, मतलब वो ऐसा नहीं कि मैं कोई डाउट कर रहा हूँ। मैं बस कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो स्टॉप लॉस है 85 पिप्स का स्टॉप लॉस है, ठीक है ना? तो रिस्क आप, रिवॉर्ड जो रेशियो शायद नहीं बैठेगा, लेकिन ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका टारगेट क्या रहेगा इसके इसके अंदर? वो हमारा जो सब रेजिस्टेंस है वो 762, ये। 762 के आसपास रेजिस्टेंस है? जी। चलो ठीक है, वेरी गुड। और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा दोस्तों यहाँ पे? क्योंकि जितना आप अटेम्प्ट करोगे ना, उतना आपको सीखने को मिलेगा, और ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी और ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगी कि आपको इस तरीके से सिखाया जाए कि आप खुद एक अपना आप में कॉन्फिडेंस लेवल आपका लगी हो जाएगा। तो मैं आपको हाथ पकड़ के सिखा रहा हूँ, तो आप कोई भी और यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहता है कि सर यहाँ पे बाय रहेगा या सेल रहेगा, या इस बात पे डिबेट करना चाहता है कि नहीं ये लॉजिक रहेगा, ये तो उसके लिए मैं ओपन हूँ। उससे क्या होगा कि सबको सीखने को मिलेगा, जैसे राजेश सर ने बताया, हेलो बहुत सर। बढ़िया बताया। हाँ, कौन बोल रहा है? हेलो। नरेंद्र नरेंद्र सर, सर। अरे सर कैसे हो सर? कैसे? बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया सर। बढ़िया, बताएं सर, बताएं क्या व्यू है सर आपका? सर यूएसडी 7,300 या 7,500 के आसपास से रिटर्न होगा सेल के, ठीक है, और ठीक है। 6,100 के आसपास उसका टीबी रख सकते हैं। 7? 7,500 से सेल का मूवमेंट लग रहा है मुझे। और एसएल? एसएल रहेगा 7,800 के आसपास। 700-800 के आसपास, ठीक है। और हाँ, टारगेट? टारगेट रहेगा 600 के आसपास रिटर्न। रिटर्न वापस 600 के आसपास? हाँ, 600 हाँ, के तो मैं आसपास। इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ कि आप ये बोल रहे हो कि ये यहाँ तक एक बार जाएगा, और यहाँ से हाँ ये ऐसे आएगा नीचे। हाँ ठीक है ना? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और हाँ। एनीवन, एनीवन? बहुत बढ़िया, राजेश सर, नरेंद्र सर ने बहुत बढ़िया अटेम्प्ट किया। एनीवन? चलो दोस्तों, अब मैं आपको दो तीन पॉइंट्स बता देता हूँ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। देखो, मैं राजेश सर की बात से भी पूरी तरह सहमत हूँ, और मैं नरेंद्र सर की बात से भी पूरी तरह सहमत हूँ। पहला रीजन क्या है इसका? पहले आते हैं डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे। पहली रीजन तो ये कि हमारा डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड अगर अप है, तो इसका मतलब यूरो को नीचे आना चाहिए। ठीक है? लेकिन अब मेरे को ये डिफाइन करना पड़ेगा कि यूरो डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड किस लेवल तक अप है, कहां तक मैं बुलिश हूं। जहां तक मैं बुलिश हूं, वहीं तक ही यूरो ऊपर जाएगा। मतलब मान के चलो, अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आया, मैंने बोला मैं $103 अगर आ जाता है डॉलर इंडेक्स, तब भी अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं ये सोचूंगा बुलिश है डॉलर इंडेक्स। तो अभी 103.54 चल रहा है, अगर ये 54 पिप्स अगर नीचे आता है,
और यूरो यूएसडी 60 पे अगर ऊपर भग जाता है तो उसका मतलब मैं तभी भी सेल में हूँ यूरो के अंदर और डॉलर इंडेक्स में बाय में हूँ। तो पहले तो मेरे को ये डिफाइन करना पड़ेगा कि डॉलर इंडेक्स अप ट्रेंड में है। आपने भी बोला, मैंने भी बोला, सबने बोला, लेकिन एक आपको लिमिट ड्रॉ करनी पड़ेगी कि भाई यहां तक ये अप ट्रेंड में, सपोज मान के चलो 103.25 इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है और ये स्विंग लो भी है, इस ट्रेंड का स्विंग लो भी है। अगर इसके नीचे बंद हो गया तो मैं ये कह सकता हूं कि डॉलर इंडेक्स अब अप ट्रेंड में नहीं है, राइट। डॉलर इंडेक्स इज नो मोर इन एन अप ट्रेंड अगर ये 103.25 के नीचे बंद हो जाता है तो। लेकिन जब तक ये 103.25 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये ऊपर रहना चाहिए। अगर मान के चलो अभी ये यहाँ से ऊपर नहीं जाता है और 103.25 तक आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है यूरो आपका 730 तक, 740 तक, 750 तक, जैसे नरेंद्र सर ने बोला वहां तक जा सकता है। और राजेश सर भी यहीं से बाय करा रहे हैं। तो नरेंद्र सर यहाँ से बाय नहीं करना चाह रहे, वो कहते हैं कि मैं यहाँ से बाय नहीं करूंगा, यहाँ से रिस्क है, मैं सेल ऑन राइज करूंगा। बहुत बढ़िया कि भाई यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा नहीं बैठ रहा है, मैं तो अगर 750 के आसपास आ जाएगा या 730 के आसपास आ जाएगा वहां सेल करूंगा और स्टॉप लॉस रखूंगा 780 का। ठीक है। वहीं राजेश सर बोल रहे हैं मैं बाय करूंगा करंट मार्केट प्राइस पे 1.0689 जो भी चल रहा था, 85 चल रहा था, और स्टॉप लॉस रखूंगा 1.0600 का, और टारगेट मेरे रहेंगे 1.0760 के। ठीक है। तो दोनों कॉल्स आपको मिल गई इसके अंदर। अब एक ही चार्ट है, दो अलग अलग लोग, अलग अलग नजरिया, ठीक है ना। तो यही मार्केट के अंदर होता है दोस्तों। ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ साइकोलॉजिकल फैक्टर से कि सेम चार्ट पे कोई बंदा बुलिश होता है, कोई बंदा बेरिश होता है। ठीक है। अब अगेन ये तो सर आपने बता दिया कि भाई अलग बंदा, अलग नजरिया है, सब कुछ हमें पता भी है, लेकिन लेवल्स के बारे में आपने नहीं बताया अभी। ठीक है, लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन दो आ रहे हैं यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि कई बार ट्रेडर ना इस दोराहे पे आके खड़ा हो जाता है, जब कहते हैं ना टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। जब आप बहुत ज्यादा एनालिसिस कर लेते हो तो आप कुछ भी करने लायक नहीं रहते। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है क्योंकि आपको कहीं पे सपोर्ट नजर आ रहा है, 20 पे बाद रेजिस्टेंस नजर आ रहा होता है। तो अगर मैं सेंटिमेंट एनालिसिस की बात करूं, क्योंकि मैं तीनों चीज फॉलो करता हूं, मैं फंडामेंटल्स भी फॉलो करता हूं, सेंटिमेंट भी, टेक्निकल्स भी। सेंटिमेंट एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो इंस्टीट्यूशनल की सेलिंग बिड्स हैं वो 1.0725 से 30 के बीच में है। मतलब यहां तक इसको जाना चाहिए मैक्सिमम, या 750 तक जैसे नरेंद्र सर ने कहा वहां तक आना चाहिए, और उसके बाद इसको वापस नीचे आना चाहिए। पहली बात सेंटिमेंट एनालिसिस ये बोलते हैं कि मैक्सिमम ये 725-30 तक जाएगा, और ज्यादा जोर लगाएगा तो 750 तक जाएगा। उसके बाद 762 है तो इसका मैं राउंड फिगर ले लेता हूं 770। अगर इसके ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर चला गया चाहे, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी, क्लोजिंग नीचे आके दी, तो ये नीचे आ जाएगा। अब क्लोजिंग का बहुत बढ़िया एग्जांपल है, शायद मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। ये देखो, ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है जो अब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई, और जो कैंडल क्लोज हुई है उसका हाई नहीं कटा। ये कैंडल क्लोज हुई, इसका हाई नहीं कटा। ये कैंडल देखो इंट्राडे में 800 तक मार के आई, लेकिन क्लोजिंग कहां दिया इसने, 762 के नीचे। उसके बाद नीचे आ गया बाजार। तो इसलिए मैं बोलता हूँ क्लोजिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग बहुत जरूरी है। तो अब ये तो सेंटिमेंट एनालिसिस की बात होगी कि भाई ये 725 730 तक जाएगा और उसके बाद वहां से इसको नीचे आना चाहिए। दूसरा टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है, टेक्निकल एनालिसिस बोलता है कि भाई ये नेकलाइन अभी ब्रेक नहीं हुई है, ये नेकलाइन का ब्रेक होना भी बाकी है। तो जैसे ये नेकलाइन ब्रेक होके ऊपर एक कैंडल बंद हो जाएगा तो वहां पे हम बाय कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है दूसरा, ट्रेडर्स के अंदर दिक्कत क्या है, या मेरे अंदर भी अगर मैं बात करूं एज ए ट्रेडर प्रॉब्लम क्या है, कि अगर ये यहाँ पे जाके बंद होगा, मान के चलो ये बंद हुआ 1.0710 पे, और इस कैंडल के हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा, तो मेरे लिए ऊपर वैक्यूम ज्यादा जाने के लिए नहीं है, ऊपर वैक्यूम ज्यादा जाने के लिए नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं राजेश सर की तरह कोशिश करूंगा कि इसको यहीं पे बाय कर लूं, 600 का जो मेरा प्रीवियस लो है इसका ऐसे लगा दूं, क्योंकि अगर ये कट गया तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से तो डाउन डाउन ट्रेंड में आना ही आना है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं 85 पे लॉस लेने के लिए रेडी हूं, क्या मैं 85 का लॉस लेना चाहिए मेरे को, ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि 85 का पिप का मेरे को लॉस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर मैं लेवल्स की बात करूं, कंक्लूजन की मैं बात करूं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नरेंद्र सर के साथ जाना चाहूंगा कि मैं 750 के आसपास को सेल करूंगा। ठीक है, 1.0770 का स्टॉप लॉस लूंगा क्लोजिंग बेसिस पे, यानी 2 घंटे का कैंडल अगर 770 के ऊपर बंद हो गया और उसके हाई के ऊपर ट्रेड हो गया तो नेक्स्ट टारगेट मेरे लिए 850 का रहेगा। तो मैं वहां से बाय ट्रेड भी एग्जीक्यूट
कर सकता हूँ। दूसरा, ये लेवल भी मेरे को समझ में आता है, लेकिन मेरे को टारगेट ये वाला समझ में नहीं आता। राजेश सर ने जो टारगेट दिया बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बाय करूंगा और 85 पिप का मैं अगर स्टॉप लॉस लूंगा, तो मैं टारगेट कम से कम 850 का या 830 का टारगेट लेके चलूंगा इसके अंदर। 830 का टारगेट लेके चलूंगा इसके अंदर। लेकिन ये सब बातें कब होंगी? जब मेरे को ये पता लग जाएगा कि डॉलर इंडेक्स अब पिट चुका है, डॉलर इंडेक्स का अप ट्रेंड खत्म हो चुका है। वो कब खत्म होगा? 103.25 के नीचे, जब एक धुलमिल, एक मतलब ब्लर एनालिसिस हो जाएगी कि नहीं, अब डॉलर इंडेक्स साइडवेज जोन में रहेगा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, तो उस समय में हम यूरो के अंदर बाय पोजीशन बना के अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल मैं इसमें भी संतुष्ट हूं कि भाई यहाँ पे बाय करना चाहिए। मैं बुलिश हूं, मेरा मन बुलिश भी कह रहा है, लेकिन मैं 750 के आसपास बेयरिश भी हूँ ट्रेड के अंदर, और उसका स्टॉप लॉस मैं 770 का रखूंगा और टारगेट नीचे का रखूंगा। इस लॉन्ग पोजीशन के अंदर मैं यहाँ पे बाय करूंगा, स्टॉप लॉस 600 का रखूंगा, टारगेट 850 का रखूंगा। समझ गए आप बात को? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों स्ट्रेटेजी बनाई है दोस्त। हमने बाय की भी स्ट्रेटेजी बनाई है यहाँ पे, और ऊपर जाके सेल की स्ट्रेटेजी भी बनाई है। मान के चलो, फायदा क्या है उस बात से, मैं फायदा बताता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे आपने बाय किया 685 पे और 730 पे आपने शॉर्ट कर दिया, मान के चलो, तो ये 40 से 50 पिप तो आपके लॉक हो गए, अपनी तरह से हेज कर दी अपनी पोजीशन। तो अगर यहां से ये 20 पिप यानी 770 ऊपर बंद हो गया, 40 पिप ऊपर बंद हो गया, तो आपने 30 पिप में तो हेज कर दिया था, तो 30 पिप यहाँ प्रॉफिट चलता रहेगा जब आप ये स्टॉप लॉस को खा जाओगे। ये स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो ट्रेड है ये टारगेट आपको देगा फिर 850 का। और अगर ये से नीचे आ गया तो भी आपको दिक्कत नहीं है, आपको एग्जिट करने में आसानी रहेगी। तो ये थोड़ा सा आज के जो एनालिसिस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से है, क्योंकि आज का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है कि क्या होने वाला है बाजार में। क्योंकि एक सेंटीमेंट डेटा बेयरिश बोल रहा है, डॉलर इंडेक्स बुलिश बोल रहा है, तो उस हिसाब से बेयरिश, लेकिन यूरो, जीबीपी और गोल्ड मैं बोल रहा हूँ तेजी जाने वाले हैं हम लोग। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आज कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको समझना पड़ेगा। अगर कंक्लूजन बात करूं एक शब्दों में, तो मैं तो 750 के आसपास, ये 730 के आसपास आएगा, वहां सेलिंग करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है ना, 770 का स्टॉप लॉस लूंगा और टारगेट नीचे के लेके चलूंगा मैं। ठीक है, क्लियर है? अब मैं आता हूँ जीबीपी यूएसडी पे। जीबीपी यूएसडी पे पहले मैं थोड़ा सा फंडामेंटल आपको बता दूं। देखो यहाँ पर भी वही कहानी हो रही है, नेकलाइन की कहानी हो रही है, और ये जब ब्रेकआउट मारेगा ना, आपको समझने का मौका नहीं देगा, झटके से ब्रेकआउट मारेगा, ध्यान रखना। झटके से ब्रेकआउट मार के 2150 तक ये जा सकता है जीबीपी यूएसडी। लेकिन अब वही है कि स्टॉप लॉस बहुत दूर है, यहाँ पे एकदम बीच की पोजीशन साइडवेज, जब से खुला है तब से साइडवेज जोन में चल रहा है, तो कोई भी अभी ट्रेडिंग इसमें बनती नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ओवरऑल जीबीपी जो है, यूके इकोनॉमी आपकी वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट जो रिजर्व्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो कोष होते हैं, गवर्नमेंट के अंदर जो खजाना होता है बेसिकली, इसको और आसान शब्दों में अगर मैं बात करूं, तो उस पर भार पड़ रहा है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। क्यों प्रेशर पड़ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत हाई फाई इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है ना, उसके पीछे बहुत सारे कारण है। ऑयल की शॉर्टेज भी उसका एक कारण है। ठीक है ना, कोल का शॉर्टेज भी उसका एक कारण है, बहुत सारे कारण है उस चीज के। दूसरा, पोस्ट ब्रेक्सिट जो वर्कर्स हैं उसकी जो कमियां हैं वो हो रही है, मतलब लेबर शॉर्टेज हो रही है वहां पर। लेबर शॉर्टेज का मतलब क्या है कि वहां पे वर्कर्स काम करने वाले नहीं मिल रहे, और जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं वो इस बात का फायदा उठा के ज्यादा सैलरीज की डिमांड कर रहे हैं, ज्यादा पे की डिमांड कर रहे हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट खजाने के ऊपर बोझ पड़ रहा है। तो इसलिए जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और जो यूके का एक बिजनेस मैगजीन है, उसने फोरकास्ट कर दिया है कि जो यूके की इकोनॉमी है वो रिसेशन के वर्च पर है। ठीक है ना, वो मंदी के उस पे है, दरवाजे पे खड़ा है, और कभी भी एक भयंकर मंदी आ सकती है। तो जीबीपी कंसिडरेबल वीक है एज कंपैरिजन टू यूरो एंड गोल्ड। लेकिन अभी क्योंकि यूरो भी रिवर्स मार रहा है, गोल्ड भी रिवर्स मार रहा है, तो जीबीपी भी उसके साथ साथ चल रहा है, लेकिन सेंटिमेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जीबीपी आपका वीक है। ये सिर्फ इसलिए तेजी बना रखा है क्योंकि डॉलर ने थोड़ी सी मंदी पकड़ रखी है। अगर डॉलर तेजी पकड़ लेगा तो यहाँ से ये पिछले लोज भी तोड़ते हुए आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन एक सलाह मैं यहाँ पे जरूर देना चाहूंगा यहाँ पे, कि पूरे वीक के अंदर कभी भी आपको 1.1800 से 1.1900 के बीच में अगर आपको जीबीपी यूएसडी मिल जाता है, तो इंटरडे सपोर्ट चेक कर लेना कि 1850 पे आ रहा है, 1870 पे आ रहा है, कहाँ पे सिग्निफिकेंट आपका सपोर्ट मिल रहा है, वहां पे जरूर आप बाय करना। 1800 का एसएल लगाना, और वहां से 100-150 पिप का टारगेट आपको इजीली मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। दूसरा ट्रेड क्या बनेगा इसके अंदर?
अगर ये ऊपर 2150 के आसपास जाता है तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली एक शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, 2200 का स्टॉप लॉस रखूंगा क्लोजिंग बेसिस पे, और 2100 का 50 पिप का ही टारगेट रखूंगा नीचे अभी के लिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ी मूवमेंट अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर कि भाई ये 400 पिप ऊपर भग जाएगा या 400 पिप नीचे गिर जाएगा। अभी मैं इसको रेंजिंग मार्केट के अंदर देख रहा हूँ, तो उस रेंज के अंदर मैं 2200 पे शॉर्ट करने में ज्यादा इंटरेस्ट, 2150 पे शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ। 2200 पे ऐसा लगाऊंगा क्लोजिंग बेसिस पे और 2100 का ही टारगेट लूंगा नीचे 50 पे। तो ये आपका जीबीपी यूएसडी की कैलकुलेशन है। अभी के लेवल पे आप बाय करना चाहो तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर, ये जो आज का हाई है 2056 का 57 का, अगर इसका ब्रेकआउट करता है, वैसे तो करना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे कई बार क्या होता है 30-40 पिप और ऊपर भग जाता है और हमें लगता है कि अब 40 पिप ऊपर जाके बाइंग करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत नीचे होगा। तो जिसके मतलब जो ये नहीं वेट कर सकता, पेशेंसली नहीं इस चीज को समझ सकता, तो आप 2057 के आसपास जब भी जाता है तो बाय करके बैठ जाओ। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1970 का। 1970 का आपका क्यों स्टॉप लॉस लिया मैंने, ये वाला एक, ये लो देखो और ये लो देखो, ये आपका एक सपोर्ट का काम करेगा इसका। तो 1970 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपके 2100 के और 2150 के आपके टारगेट रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी करेंसी पेयर एयूडी यूएसडी। सेम, ये भी गोल्ड का भाई है, वी शेप रिवर्सल रैली बन रही है इसके अंदर। तो अगर ये नीचे आपको 68-60 के आसपास मिलता है तो एक बाय ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए। यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना है, तो एक बार छोटा सा डाउनफॉल आना चाहिए इसके अंदर 6856 के आसपास, 6860 के आसपास, और वहां पे 6800 स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 6950, फॉर द टारगेट ऑफ 6950। हालांकि ये मेरे को बहुत ज्यादा तेज नजर नहीं आ रहा है, मेरे को लग रहा है शॉर्ट इसको करना चाहिए, लेकिन ये क्योंकि शॉर्ट करने के बाद कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं ट्रेड के अंदर, जो आप एज ए बिगनर लेवल पे नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। सर गोल्ड का सिनेरियो क्लियर है आज का। पहले तो ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बना है आपका 2 घंटे के चार्ट के अंदर शॉर्ट टर्म, अगर इसका लो टूटता है तो एक डाउनफॉल आपको 1830 तक देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मैं इसका बाइंग लेवल आपको रिकमेंड कर देता हूँ, किस जोन पे बाइंग बनेगा, एक मिनट, 1828 के आसपास, 28 से 30 के बीच में। क्यों बनेगा 1828 से 30 के बीच में, क्योंकि ये आपका बना है क्वासीमोडो पैटर्न। अभी ऊपर जाए कितना जाएगा, फिर ये यहाँ तक आएगा और इतना ही इसका टारगेट रहेगा यहाँ तक, ये टारगेट इतना, फिर और ऊपर 1860 तक का टारगेट। तो अगर 1827 से 1830 के बीच में मिलता है तो आप बाय करो। टारगेट स्टॉप लॉस लंबा रहेगा 1815 का, 18 का भी नहीं रहेगा, 15 का रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, ध्यान रखना। अगर 1815 के नीचे बंद हुआ गोल्ड तो ही एग्जिट है, नहीं तो आपको 1860 मिल जाएगा आपको 102 दिन के अंदर। आज यूएस का बैंक हॉलिडे है इसलिए आज मूवमेंट नहीं आ रही है, हो सकता है कि शाम को कुछ मूवमेंट्स आ जाए, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड कमी है मूवमेंट। तो नीचे अगर 27 से 30 के बीच में मिलता है आपको तो बाय करो। 1815 का एसएल लगाओ क्लोजिंग बेसिस पे, टारगेट 1850 से 1860, पहली बात। दूसरी बात, अगर 1850 के ऊपर अभी चला जाता है और 1 घंटा कम से कम 1850 के ऊपर ट्रेड हो जाता है, ऐसा नहीं है कि 1850 गया फिर 48 आ गया फिर 51 चला गया, नहीं, होल्ड करना चाहिए 1850 को लेवल को, 1 घंटा कम से कम होल्ड करना चाहिए। अगर 1850 के लेवल को उसने सस्टेन, मतलब ऐसा हुआ कि एक मतलब होता है ना 50 मिनट तक तो वो 1845 और 1848 में ट्रेड करता रहा और आखिरी के 10 मिनट में उसने 1850 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो वो कंसिडरेबल नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि उस 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम टाइम 1850 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। 1850 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है 1 घंटा, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट 1870 का ही आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा। ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है 1875 नहीं तोड़ेगा, ये भी बता देता हूं मैं आपको। 1875 पे इंस्टीट्यूशंस की हैवी सेलिंग है, सेलिंग 1850 पे भी है, इसलिए 1850 नहीं तोड़ पा रहा है, इसलिए मैंने 1850 का ब्रेकआउट माना है, क्योंकि 1850 पे इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग की बिल्ड लगा रखी है। इसलिए जैसे अभी इसने हाई मारा था 1847.57, तो 1850 नहीं तोड़ पा रहा था, जबकि ये एक वी शेप रिवर्सल रैली है, ये भी यहाँ से भी एक नेकलाइन ब्रेकआउट हुआ है इसका, लेकिन ये नेकलाइन सक्सेसफुली ब्रेकआउट नहीं लग रहा है मेरे को लग रहा है बल्कि 1850-55 के साथ स्टॉप लॉस लेके एक शॉर्ट पोजीशन आपको यहीं पे बनानी चाहिए गोल्ड के अंदर, और आपको 1830 तक ये मिल सकता है शाम तक।
अब वो आपका रिस्क है कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो 1855 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन बना लो यहाँ पर। 1830 का टारगेट रहेगा, 1830 के आसपास बाई करना, 1815 का एसएल रखना, अगला टारगेट आपका 1860 और 1870 का टारगेट रहेगा। क्लियर है गोल्ड? दोनों तीनों चीजें बता दी मैंने। ठीक है, अब हम चलते हैं राकेश जी CHF JPY। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। आप अपने कोई भी करेंसी पेयर के बारे में आप पूछ सकते हैं दोस्तों। CHF JPY ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, अभी छोड़ नहीं रहा है प्राइजेस को। ये दोस्तों आपका अप ट्रेंड में ही रहने वाला है। 145 का शायद पिछली बार टारगेट भी दिया था मैंने, आपने जब पूछा था। तो ये ब्रेकआउट बहुत बढ़िया यार ये तो। 1 मिनट, 144। अगर किसी के अंदर थोड़ा सा हिम्मत है तो 144.50 के स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस पे अगर 50 के नीचे क्लोज हो जाए तो इसको एग्जिट, नहीं तो ये 147.50 तक, जहां से 200 पिप का टारगेट आपको ऊपर की तरफ मिलेगा। बहुत जबरदस्त मतलब अच्छा पैटर्न बनाया है, बहुत बढ़िया। तो ये ब्रेकआउट भी अच्छा मार रहा है। 1 मिनट डेली चार्ट में, 2 घंटे में ये चलेगा यार। ये मेरे को लग रहा है कि एक बार इसका हाई तोड़ दे, ये जो कैंडल बनाया है इसने 145-51 का, इसका हाई तोड़ दे, 200 पिप कम से कम भगेगा, 200 पिप कम से कम चलेगा। तो ये ट्रेड आप ले सकते हो सर। बिल्कुल सज्जन जी, गोल्ड 1790 भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन गोल्ड की मैं बता दूं लास्ट उम्मीद है 1875। अगर 1875 के ऊपर बंद हो गया इस बार तो फिर 1790 आना मुश्किल हो जाएगा इसका। फिर 1790 आना मुश्किल हो जाएगा अभी फिलहाल जल्दबाजी में। NZD JPY। हम्म। यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, बार बार ब्रेकआउट दिया फिर ट्रैप कर दिया इसने। तो सर इसकी लॉन्ग पोजीशन आप ले सकते हो। 8300 का आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा। 8300 के नीचे बंद तो एग्जिट, ऊपर ये $85 तक ऊपर जा सकता है। ये पुराने जो रेजिस्टेंसेस को तोड़ सकता है ये। तो यहाँ पे आप चाहो तो बाइंग कर सकते हो 8300 के स्टॉप लॉस के साथ। मही जी गोल्ड अभी नीचे 1830 1825 तक नीचे आ सकता है। ठीक है ना, 1815 का और 1820 का दो लेवल पे बहुत स्ट्रांग बाइंग खड़ी है। तो अभी मेरे को लग नहीं रहा है कि ये नीचे इतना आना चाहिए, मेरे को लग रहा है एक बार इसको 1850 1860 जाना चाहिए सर। USD JPY। लेकिन अगर 1850 आज नहीं टूटता है नीचे ऊपर तो ये नीचे 1830 आपको मिल जाएगा नीचे। अगेन ये भी इन्वर्टेड हेड एंड सॉरी प्रॉपर हेड एंड शोल्डर बना रहा है ये। तो इसकी नेकलाइन के नीचे अगर क्लोजिंग हो गई तो ये भी आपको अच्छा खासा $132 तक गिरता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज अगर इसकी नेकलाइन ब्रेक नहीं होती है तो यहाँ से बाउंस बैक मार सकता है ऊपर और प्रीवियस हाई को भी तोड़ सकता है। तो आप ट्रेड लेना चाहो तो बाय का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 133.90। 133.90 के नीचे गया तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ से ऊपर आपको अच्छा खासा 40-50 पे दे जाएगा ऊपर। ठीक है राजेश सर। यूरो JPY, क्योंकि ऐसे ट्रेड मैंने लास्ट वीक लिया था, आपको बताया था AUD JPY के अंदर। यूरो JPY अभी अपना कोई ज्यादा खास मोमेंटम है नहीं दोस्त इसके अंदर। उसमें अभी कुछ भी कमेंट मैं नहीं कर पाऊंगा राकेश सर। तो इसका अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। एक मैंने ट्रेड और लिया था AUD NZD सीधी पैटर्न। कभी भी देखना, अगर आपको सुबह के 2 घंटे में ऐसा कोई स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल मिल जाए और उसके बाद अगर आपको एक बड़ा ग्रीन कैंडल मिल जाए तो समझो पूरे दिन रैली रहने वाली है। इसको मैंने बाय किया था 1.1057 पे बाय किया था मैंने, लेट देखा था। उसके बाद हाई मारा इसने 88। मैं तो हालांकि 20 पिप में निकल गया क्योंकि मेरे को पता था ये इतनी बड़ी रैली दे रहा है तो एक बार शाम को डिप जरूर मारेगा ये। ठीक है ना, इसका नीचा है लेकिन ये भगेगा ऊपर ही। ये देखो, ये पैटर्न देखो, जब इस शाम को जा रहा था एक डिप मारा इसने, डिप मारने के बाद ऊपर गया। तो आपको शाम को कहीं भी डिप मिलता है उसको उठा लेना, बाय कर लेना, ये मंदा नहीं है। यहाँ से और तेज 1100 तोड़ेगा ये ध्यान रख लेना, 1100 तोड़ेगा, लेकिन डिप पे बाय करो ज्यादा बेटर है। मैं बुलिश हूँ AUD NZD के अंदर।
डिप मारने दो उसको, 1030 के आसपास डिप मारने दो, तब इसको उठाना, 1100 तोड़ेगा ये। जीबीपी जेपीवाई बहुत बढ़िया लेवल पे स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, तो इससे आप यूरो जेपीवाई का भी आइडिया लगा सकते हो, यूएसडी जेपीवाई का भी आइडिया लगा सकते हो। जीबीपी जेपीवाई मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए, पुराने हाइस को तोड़ना चाहिए। 160-50 का एसएल रहे, वैसे तो $160 का ये वाला पुराना वाला ये एसएल रहेगा आपका। ये अगर नहीं टूटा तो यहाँ से ये बहुत तेज $165 तक ऊपर हो सकता है जीबीपी जेपीवाई, $165 तक। यहाँ से 400, 350, 400 पिप की रैली दिखा रहा हूँ मैं आपको, और स्टॉप लॉस सिर्फ 150 पिप का दिखा रहा हूँ, 137 पिप का, तो जबरदस्त काम हो सकता है। ये आप लॉन्ग पोजीशन ट्रेड ले सकते हो इसके अंदर, जीबीपी जेपीवाई के अंदर। बहुत जबरदस्त पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ है इसमें, ये भगेगा ही। एनी अदर क्वेरीज? और कोई करेंसी पेयर दोस्तों? अब मैं आपको स्ट्रेटेजी पार्ट पे लेके चलता हूँ। चार्ट्स में ओपन कर लेता हूँ अपने, और आराम से समझना देखना, आज की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ मैं आपसे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको दो मूविंग एवरेज लगानी है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। राजेश जी अब साथ में रहना, यस सर। ठीक है ना। 15 मिनट का चार्ट रहेगा, गोल्ड पे भी दिखाऊंगा आपको, यूरो पे भी दिखाऊंगा आज, और जीबी पे भी। मूविंग एवरेज पहली रहेगी सर 504, लिख लिया। यस सर। दूसरी मूविंग एवरेज रहेगी 1008, लिख लिया सर। अब यस सर। इसमें बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आज ये सर कौन से अलग अलग तरह की मूविंग एवरेजेस लेके आए हैं जो हमने आज तक जीवन में नहीं सुनी और ना ही सुनोगे। तो इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक बहुत सुपर डुपर वेबिनार मूविंग एवरेजेस के ऊपर ले चुका हूँ बुलबेल के अंदर। राजी सर आपको याद है या नहीं, हाउ टू याद, कैलकुलेट यस दी सर। है? यस सर। याद है? हाँ सर, याद है ना। कैसे कैलकुलेट किया था मूविंग एवरेज बताओ? मतलब वो एक्सपोनेंशियल भी समझाया था। मतलब बहुत सारी मूविंग एवरेज के बारे में हम लोगों ने सीखा है, हाँ, लेकिन ज्यादातर एक्सपोनेंशियल और हमारी सिंपल मूविंग एवरेज जो नहीं पूरा। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको ये चेक करना हो कि अभी एज पर दी साइकिल थ्योरी कौन सी मूविंग एवरेज बेस्ट वर्क करेगी, तो वो मैंने आपको सिखाया था, तो शायद आप हाँ, वो भूल गए एक्सपोनेंशियल। हो। खैर कोई बात नहीं, तो अभी तो उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। तो अभी ये दो मूविंग एवरेज आप लिख लो, तीसरा इंडिकेटर लिखो आप, एक्सट्रीम ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट्स, ही हु मस्ट नो, ये वाला पहला वाला, लिख लिया? यस सर। ये लग जाएंगे, इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स क्या है, 200 डालूंगा, ये होगी सेटिंग्स आपकी, लेंथ होगी 20 की और 10 की बाय डिफॉल्ट, तो इसको 200 कर देना है आपको लेंथ को, ठीक है। यस सर। स्टाइल में जाना है आपको, इसमें कोई भी लेबल और लाइन दो चीज आपको अनटिक करनी है बस, ठीक है। देखो दोस्तों, सेफ तरीका क्या है इसमें बाय करने का, कि जब ये एक्सट्रीम एक्सट्रीम इंडिकेटर ये वाला है जो गिरगिट की तरह अपना कलर बदल रहा है, यहाँ देख रहे हो ये ऑरेंज है, फिर यहाँ पे ग्रीन है, तो ये जो इंडिकेटर है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम ट्रेंड रिवर्सल। ये कॉम्बिनेशन है कई सारी मूविंग एवरेजेस का, और जब ये इन दोनों मूविंग एवरेजेस को 504 और 108 को नीचे से ऊपर तोड़ता है, एक तो आप तब बाय कर सकते हो आप, पहली बात। दूसरी बात, सेफ जोन में बाय करने का तरीका क्या है, जब ये क्रॉसओवर कर देता है तो कोई भी एक्शन नहीं लेना है आपको,
वेट करना है आपको प्राइजेस को इन दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में आने का, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि ट्रेंड जो है अपसाइड का है। अब मेरे को डिप पे बाय करना है, तो मैं वेट करूंगा प्राइजेस को दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में आने का, और जैसे ही बीच में आएगा उसके बाद मेरे को 20 पिप 30 पिप जो भी लेना है मैं लेके, पहला टारगेट तो चाहे मेरा 30-40 पिप का भी हो सकता है, लेकिन जब दूसरी बार मेरे को ट्रेड मिलेगा, ये देखो दूसरी बार मेरे को यहाँ पे ट्रेड मिला, तो मैं अपने 20 पिप का टारगेट लूंगा। ये देखो इस मूविंग एवरेजेस के बीच में मिला, मैं ऐसे 20 पिप का टारगेट लूंगा। जब तक ये एक्सट्रीम 10 इंडिकेटर वाली लाइन इन दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रही है, इनको क्रॉस ओवर नहीं करती है, तब तक मेरा ट्रेंड क्या रहेगा, बुलिश रहेगा। देखो यहाँ बाय किया 20 पिप, यहाँ बाय किया 20 पिप, 4-5 बार हो गया। अभी देखो यहाँ पे इसने सेल दिया, देखो कितना अच्छा सेल दिया, मैं ट्रेड ले नहीं रहा अभी, मैं ट्रेड ले नहीं रहा। जैसे इन दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में आएगी, यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा, पेशेंसली वेट करूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि अरे हाय रब्बा ये इतना ज्यादा गिर गया नीचे, ये मेरे को प्रॉफिट दे जाता, नहीं। पेशेंसली मैं वेट करूंगा इसके अंदर आने का, एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर मैं वेट एंड वॉच करूंगा, और जैसे ही ये मेरे एरिया के अंदर घुसेगा इसको पकड़ के पीटूंगा मैं। ये देखो 20 पिप मिल गए मेरे को, ये देखो आजा, ये ऊपर भग गया, भग जाने दो। जब तक ये एक्सट्रीम इंडिकेटर आपको नहीं क्रॉसओवर दे देता तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। और ये देखो प्राइजेस नीचे, और अभी तक प्राइजेस नीचे चल रहे हैं, क्लियर है। यूरो यूएसडी दिखा देता हूँ आपको। अभी ये स्ट्रेटेजी खत्म नहीं हुई है यहाँ पर, तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम खाना खाने घर चले जाएं, तो रुक जाओ, भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, जैसे मूविंग एवरेज के अंदर आई हमने बाय किया। अब यूरो यूएसडी के अंदर मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, मैं 10 से 12 पिप का टारगेट रिकमेंड करता हूँ। मैं बहुत बड़ा टारगेट रिकमेंड नहीं करता इसके अंदर, क्योंकि इतना ज्यादा वॉलेटाइल है नहीं यूरो यूएसडी। यहाँ पे बाय किया 10 से 12 पिप मिल गए, यहाँ पे बाय किया 10 से 12 पिप मिल गए, काम खत्म। अगर प्राइजेस एक्सट्रीम इंडिकेटर अगर ऊपर चल रहा है और प्राइजेस दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे आ गए, तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब तक ये एक्सट्रीम इंडिकेटर दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है तब ये प्राइजेस वापस ऊपर फेंकेगा, ये प्राइजेस वापस ऊपर फेंकेगा। अब यहाँ पे तोड़ दिया इसने, नीचे आ गया, सेल ट्रेंड बन गया, आने दो सेल ट्रेंड, इस मूविंग एवरेज के बीच में जाएगा, मैं शॉर्ट मारूंगा। ये देखो यहाँ गया, मैंने शॉर्ट पोजीशन ली, यहाँ गया, मैंने शॉर्ट पोजीशन ली। ये देखो सीधी मूवमेंट, ये करंट चाल चल रहा है अभी, ठीक है। ऐसे गोल्ड में दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं सेकंड स्टेप पे आता हूँ। सेकंड स्टेप और भी जबरदस्त है। अब क्योंकि गोल्ड इतना ज्यादा वॉलेटाइल है और बड़े बड़े लॉस आप पता नहीं कितने पॉइंट झेल पाओगे, नहीं झेल पाओगे, भगवान मालिक है। लेकिन ये देखो यहाँ पे शॉर्ट दिया तो यहाँ पे हमने बाय किया, दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में हमने बाय किया, एवरेज यहाँ पे कर ली, प्राइजेस ऊपर, फिर यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, प्राइजेस ऊपर, सीधी मूवमेंट। ये देखो यहाँ पे दोबारा बाय किया 1828, फिर देखो 1860 मार दिया। ये देखो यहाँ पे आपने लिया होता तो ये प्रॉफिट, यहाँ पे ट्रेड लिया होता इस मूविंग एवरेज पे, ये प्रॉफिट, यहाँ पे ट्रेड, ये प्रॉफिट। देखो प्रोफेशनल ट्रेडर ना हर रोज ट्रेड नहीं करता है, जब मौका मिलता है तब छोड़ता नहीं है। यहाँ ट्रेड किया, ये प्रॉफिट, कितना नीचे आ गया प्राइजेस, कोई दिक्कत नहीं है, बाय करो, ऊपर प्राइजेस देखो, एक्सट्रीम इंडिकेटर ने सेल नहीं दिया, अभी बीच में आ गया लेकिन सेल नहीं दिया, सीधी मूवमेंट। यहां आके सेल दिया उसने 1875 1880 के आसपास। ये देखो यहाँ पे शॉर्ट मारो आप, सीधी मूवमेंट, एकदम टॉप लेवल बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे स्पाइक मार के नीचे आ गया प्राइजेस। अभी देखो यहाँ पे वापस शॉर्ट बना सकते हो आप, 1840 के आसपास शॉर्ट बना था, उसके बाद कहाँ गया प्राइजेस, 1841 आ गया, 4116, तो 3-4 पॉइंट मिल रहे थे, आराम से 30-40 पिप लेके निकल जाओ अपने। नहीं तो दोबारा अगर यहाँ नहीं जाएगा
उसके बाद अगर भगा तो 1860 तक जाएगा इस मूविंग एवरेज के आसपास, फिर यहाँ पे दोबारा अपनी पोजीशन को दोबारा ऐड कर लेना, शॉर्ट की पोजीशन को, ये नीचे डेफिनेटली आएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? कोई ऐसा व्यक्ति इसको क्लियर नहीं हो यहाँ पे? डन सर। डन। अब एक सेकंड पार्ट, एक इंडिकेटर अब हम और लगाएंगे इसके अंदर। ADOL ट्रेंड ब्रेक, ये वाला इंडिकेटर और प्लॉट करेंगे हम इसके अंदर। ये चाइनीज इंडिकेटर है कुछ, इसकी सेटिंग में जाएंगे, ये सब हटा देना, 1 2। अब आपको ये कैसे पता लगा कि सर ये चाइनीज में क्या लिखा हुआ है? पूछो, है राजेश सर? हाँ सर। ये कैसे पता लगा मेरे को ये हटाना है? ये कैसे, क्या क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है ना, कलर तो वही लिखा हुआ है सर। कलर लिखा हुआ है? नहीं नहीं, ये अनटिक करना है। नहीं सर, वो पता नहीं। उसको क्या था कि ये जो पैरामीटर लगा हुआ था ना, तो मैंने इसको हटा के देखा, एक एक करके हटा के देखा कि क्या चीज क्या काम की है, तो उसका समझ के फिर हटा दिया। फिर ये लॉन्ग शॉर्ट प्राइमरी सब हटाना है, फिर ये सब हटाना है इसके अंदर, सिर्फ बैकग्राउंड कलर और ये रखना है बस, बाकी लेवल लाइन टेबल सब हटाना है इसके अंदर। क्लियर है? वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, तो आप जब रिकॉर्डिंग आप लेके आप आराम से इसको स्क्रॉल करके आराम से देख सकते हो आप, ठीक है ना? तो अब इसको ट्रेड कैसे करना है, वापस आ जाता हूँ मैं 23 जनवरी तक। एक मिनट। ये हटा देता हूँ, चलो। यहाँ से चलते हैं। अब जब गोल्ड में ये ट्रेंड आपका है, जब एक्सट्रीम ट्रेंड रिवर्सल इन दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, और आपको ये नहीं पता है कि यार मेरे को कहाँ बाई करना है, बोले सर ने तो बेवकूफ बना दिया कि यहाँ बाई करना है, ठीक है ना? तो आपको मैं एक इंडिकेटर दे रहा हूँ, जब जब ये इंडिकेटर, ये ट्रेडिंग सिस्टम जब तक बाय में है, और जब जब ये इंडिकेटर आपको बोलेगा बाय करना है, आपको बाय कर लेना है, सिर्फ बाय का ट्रेड लेना है। यहाँ पे बाय का बोला 1804.81, 1805 पे बाई किया। अब प्रॉफिट कहाँ बुक करना है ये आपको अपना दिमाग लगाना है, ये 1833 तक गया, ठीक है ना? सेल का ट्रेड अवॉइड करना है आपको। ये देखो यहाँ बाई किया 1818 पे, ऊपर भाग गया, ये आपको हेल्प करेगा कि मेरे को बाय कहाँ से करना है। ये देखो ये आपने बाई किया यहाँ पे 1853, ये देखो देखो यहाँ बाई किया 1920, हाई गया 1925.94, और यहाँ से फिर और ऊपर हाई गया 1935 नीचे आने के बाद। तो ये आपको मतलब आपको देखना है कि कितनी बार बाय करना है। पता लगा आप हर बार बाय करते जा रहे हो और एकदम से सेल सिचुएशन आई और आपको काफी नुकसान हो गया, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि कितने टाइम मार्केट स्ट्रक्चर देखते आपको बाय करना है, चार्ट को समझते हुए बाय करना है, ऐसा नहीं कि कहीं भी उठा के बाय कर लिया आपने। ये देखो मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, जहां भी इसने बाय दिया जबरदस्त बाय चल रहा है। ये देखो अब सेल कंडीशन पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे सेल हो गई कंडीशन, यहाँ पे सेल होने के बाद मैं सिर्फ सेल ट्रेड पे फोकस करूंगा। ये देखो यहाँ पे सेल किया, मैंने तो कहाँ सेल करवाया था आपको, मैंने तो यहाँ पे टॉप पे सेल करवा रहा हूँ आपको मूविंग एवरेज के बीच में। ये इंडिकेटर कहाँ सेल करवा रहा है आपको, यहाँ पे सेल करने के लिए बोल रहा है आपको। ये 1865 सीधी मूवमेंट ऑन दी लोअर साइड, 1853। ये देखो कितना नीचे आ गया। बाय ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ सेल का ट्रेड। अभी सेल देगा दोबारा तब सेल लेना है आपको, ठीक है? ऐसे जीबीपी यूएसडी पे देख लो आप। जब बाय देगा, बाय ट्रेंड में है बाय ट्रेड लो बस, बाय ट्रेंड में है बाय ट्रेड पिकअप कर लो।
बाय ट्रेंड में है, बाय ट्रेड पिकअप कर लो। अब यहाँ पे देखो ये क्रॉस कर चुका था यहाँ पर, तो हमें बाय ट्रेड नहीं लेना, हमें लेना है सेल ट्रेड। यहाँ पे क्रॉस कर चुका है, हमें लेना है सेल ट्रेड, ये सेल ट्रेड। ये सेल ट्रेड, सिर्फ सेल ट्रेड देखना है हमें, ये सेल ट्रेड, बस ये भी पोजीशन चल रही है इसकी। अब देखो इसको भी अगर आप करते तो यहाँ पे शॉर्ट करता है जीबीपी यूएसडी को। आज का करंट ट्रेड देख लो मेरे अकॉर्डिंगली, यहाँ पे देखो आप बिल्कुल टॉप पे बिकवाया माल, और यहाँ से देख लो मूवमेंट। ठीक है राजेश सर, सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है, पोजिशनल बेस के लिए बहुत जबरदस्त है। देखो क्या होता है मार्केट के अंदर ट्रेड लेने के लिए हमेशा आपको ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप ट्रेंड के बारे में नहीं पता करोगे तो आप किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना आपको ये नहीं पता। जाना है आगरा, पहुंच गए दिल्ली, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको यदि ध्यान रखनी है कि ट्रेंड डायरेक्शन अगर मेरे को पता लग जाए डाउन का है, तो ये कितना भी बढ़ जाए मैं कभी बाय ट्रेड नहीं लूंगा। यहाँ से ये इतना बढ़ गया तो मैं यहाँ पे सेलिंग की ही सोचूंगा, मैं बाइंग की नहीं सोचूंगा। और ऐसा आपको भी सोचना चाहिए। जैसे यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड था, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर ऊपर बढ़ गया तो यहाँ पे आपको सेलिंग का सोचना चाहिए था। अब ये सेल हमें कैसे मिलेगा, ये तरीका मैं आपको बताई दिया कि जब भी मूविंग एवरेज के आसपास बीच में आए तो शॉर्ट मार के चलो, यहाँ से नीचे ही मिलेगा। अब जनरली होता क्या है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। 2 घंटे के चार्ट के अंदर मेरे को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नजर आ रहा है, बुलिश पैटर्न नजर आ रहा है, यहाँ से तेजी नजर आ रही है, यहाँ से और तेजी नजर आ रही है, मैं कैसे शॉर्ट कर दूं? दिमाग में ये आता है ना, ये तो तेजी बनाएगा यहाँ से, लेकिन जैसा आपने सोचा आपकी उम्मीदों के विपरीत ये नीचे आ गया। तो मार्केट में हमेशा दोस्तों वही होता है जो हम नहीं सोचते, और जो हम नहीं सोचते वही होता है बाजार में। तो इसलिए ज्यादा सोचना छोड़ो, लॉजिक के ऊपर फोकस करो, डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करो। जब आपको लगने लगे ना कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम सेल दे रहा है, और आपको ये लगने लगे कि नहीं ये सेल नहीं है, यहाँ से मेरे हिसाब से बाय जाएगा, तो मान के चलना वो सेल ही आएगा, ट्रेडिंग सिस्टम सही होगा, आप गलत होगे। 1 या 2 बार आप सही हो सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम ट्रेडिंग सिस्टम ही सही होगा। जब आपको ये लगने लगे कि यहाँ से तेजी है और मेरा सिस्टम बोल रहा है सेल, तो भैया वो सेल ही आएगा, क्योंकि वो रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट में चलता है बाजार हमेशा। ध्यान रखना इस बात को, आपकी साइकोलॉजी को पकड़ के रख रखा है इसने, मार्केट ने। तो अगर आप सोच रहे हो तेजी है तो तेजी नहीं है, फिर वहां से मंदी है। और कोई क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस गाइस रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजी, रिगार्डिंग एनी करेंसी पेयर? राजी सर कैसा लगा? सर बहुत अच्छा। ये बहुत जबरदस्त है, गोल्ड में भी काम करेगा, सारे करेंसी पेयर्स में मेरी भी काम करना चाहिए। हालांकि मैंने चेक नहीं किया, लेकिन जिस हिसाब से इसकी स्ट्रक्चर बन रहा है तो मेरे को लग रहा है सब में ही काम करना चाहिए इसको। लेकिन अगर 3 करेंसी में भी हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, देखो डेली का अगर हम 20 पिप निकालने के लिए सक्सेसफुल हो गए 3 चीजों में, गोल्ड में, यूरो में, जीबीपी में, 60 पिप होते हैं। मैं कहता हूँ 30 पिप का भी नुकसान भी चला गया तो 30 पिप तो बचेगा पर डे का। 30 पिप का मतलब है 20 ट्रेडिंग डेज भी अगर मैं लगाता हूँ तो 600 पिप होते हैं महीने के, जो कम नहीं होते हैं। लेकिन पर्पस क्या है कि पहले वो 600 पिप तक तो आप पहुंचो, 2000 पिप तक कैसे पहुंचना है वो बाद में देखेंगे, पहले 600 पिप तक तो अपनी जर्नी को कवर कर लो आप। थैंक यू उमंग जी। तो गाइस इस टाइप की स्ट्रेटेजीज हम यहाँ पे बुलबेल एकेडमी के अंदर आप लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को, जो लोग नए हैं तो उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, रेगुलर आप आए। हर मंडे को हमारा वेबिनार होता है और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम यहाँ पे शेयर करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। वेलकम नरेंद्र सर। तो स्ट्रेटेजी को आप अपनाएं, सिर्फ अपने झोले में भर के ना रख लें, बल्कि इसको अप्लाई करना सीखें। अप्लाई करें चाहे डेमो पे करें। देखो किसी भी स्ट्रेटेजी को ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस कब आता है, जब किसी भी स्ट्रेटेजी के ऊपर आप 100 ट्रेड्स मिनिमम कर लेते हो, चाहे डेमो या लाइव पे। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको 100 ट्रेड कम से कम उस स्ट्रेटेजी पे मारने चाहिए, चाहे मन मार के करो चाहे कैसे भी करो। क्योंकि जनरली क्या है कि ट्रेडर 100 ट्रेड तक कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाता। कोई 15 ट्रेड तक पहुंचता है, कोई 25 ट्रेड तक पहुंचता है, कोई 35 तक पहुंच जाता है,
कोई बहुत ही हिम्मत करता है तो 50 ट्रेड तक पहुंच जाता है, लेकिन मैंने किसी को भी आज तक 20-25 ट्रेड से ऊपर निकलते देखा नहीं है किसी भी को, ठीक है ना, क्योंकि सब हिम्मत छोड़ देते हैं बीच में। जहाँ 2-3 लॉस लगते हैं या कुछ ऊपर नीचे होने लगता है ट्रेंड वगैरह, तो घबरा जाते हैं, कहते हैं सिस्टम बेकार है, इंडिकेटर बेकार है, ठीक है ना। अगर मैं आपको एक, मैं बहुत प्रोफेशनली बात बता रहा हूँ, अगर मैं आपको एक चार्ट दे दूं आपके डेस्कटॉप पे और आपको कमरे में बंद कर दूं, और उस चार्ट के अंदर मैं आपको एक खाली करेंसी पेयर और एक ही इंडिकेटर का एक्सेस दे दूं, ना तो आप यूट्यूब ओपन कर पाओगे, ना ही कोई दूसरी वेबसाइट ओपन कर पाओगे। सिर्फ एक चार्ट है, एक करेंसी पेयर है और एक ही इंडिकेटर है। अब वो इंडिकेटर काम करता हो या नहीं करता हो मुझको नहीं पता, लेकिन मैं अगर आपको टास्क दे दूं और आपको बंद कमरे में बंद कर दूं 6 महीने के लिए, सैटरडे संडे बाहर निकालूं बस हर हफ्ते, मंडे टू फ्राइडे बंद कर दूं, कहूँ कि अभी ट्रेड जब तुम्हारा पूरा हो जाए, ठीक है ना, तो वहीं सो जाओ रात को, टीवी देखना टीवी देखो, जो करना है करो, लेकिन तुम्हारे सामने खाली एक ही ऑप्शन है बस ये वाला, और इसी से पैसे कमाने हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप उस इंडिकेटर को भी अपने काम के लिए बना लोगे उस 6 महीने के अंदर। क्योंकि जब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो आप उसी में दिमाग मारोगे, उसी में के पैरामीटर चेंज करोगे, उसी का टाइम फ्रेम चेंज करोगे। आप चार चार्ट लगाओगे डेली, चार्ट में 4 घंटे का चार्ट, 2 घंटे का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, और सेम इंडिकेटर सभी चार्ट में लगा के आप सोचोगे कि इसमें पैसे कैसे निकालूं। आप 6 महीने के अंदर कोई ना कोई तरकीब निकाल लोगे, कोई ना कोई आइडिया निकाल लोगे उस इंडिकेटर से पैसा बनाने का। लेकिन आज की तारीख में क्यों नहीं कर पाते? डिस्ट्रक्शन है आपको, डिस्ट्रक्शन इज एवरीवेयर। एक स्ट्रेटेजी से बढ़िया दूसरी स्ट्रेटेजी, दूसरी से तीसरी स्ट्रेटेजी, फिर यूट्यूब पे मंगार भरा पड़ा है। मंगार मतलब समझते हो, कचरा भरा पड़ा है कि ये इंडिकेटर इतने डॉलर का है, ये एल्गो ट्रेडिंग इतने डॉलर की है, ये फलाना इतने डॉलर का है, तो वो चीज हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है, वो हमें टारगेट्स को हमारे अचीव नहीं करने देती है, हमारे ट्रेडिंग स्किल्स को डेवलप नहीं करने देती है। तो ये एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का होना भी हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है, तो ये चीज है। तो इसलिए आप डिस्ट्रक्ट, क्योंकि रीजन क्या होता है ना, आपको लगता है कि यार ट्रेडिंग व्यू में हजारों इंडिकेटर है, लाखों इंडिकेटर है, दूसरा ट्राई करता हूँ, दूसरा ट्राई करते करते जब तक आपको ये नहीं मिल जाता कि जहां से मैं बाय करूं वहीं से बाजार भग जाए, जहां से मैं शॉर्ट करूं वहीं से बाजार गिर जाए, तब तक आप सर्च करते रहोगे। इसको बोलते हैं होली ग्रेल सेटअप, जादू की छड़ी, जो किसी के हाथ में आज तक नहीं आई है। पैसा स्ट्रेटेजी से नहीं बनता, पैसा बनता है रिस्क मैनेजमेंट से, मनी मैनेजमेंट से, और इन सब के ऊपर ट्रेडिंग डिसिप्लिन से, परसिस्टेंस से, पेशेंस से बनता है। और ट्रेडर की क्वालिटी हर किसी के अंदर नहीं होती है, डेवलप करनी पड़ती है, डेवलप हो जाती है, समय लगता है। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति मार्केट के बारे में नहीं समझता, इसलिए कोई भी जब मेरे से मार्केट के बारे में कभी भी डिस्कस करता है तो मेरे को बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है इस बात को लेकर, क्योंकि सामने वाला बंदा नहीं समझता मार्केट है क्या, ठीक है ना। इतना आसान काम नहीं है इस बाजार से पैसा बनाना, इट विल टेक सम टाइम। वेलकम विद्युत जी। मातिन अजमेरी साहब, सर ईएमआई कितने पीरियड का यूज करनी है? सर 504 और 1008। और नरेश पटेल जी, सर इंडिकेटर पेड है या नहीं? नहीं सर, पेड नहीं है, ये सॉफ्टवेयर जरूर पेड है, ट्रेडिंग व्यू वाला, ठीक है ना। बाकी आप फ्री वाले वर्जन के अंदर आप 3 इंडिकेटर लगा सकते हो, तो अगर आपको ये वाले इंडिकेटर यूज करने हैं तो 3 इंडिकेटर फ्री वाले जो उसका वर्जन है उसके अंदर आप लगा सकते हो 3 इंडिकेटर, तो उसमें पेड नहीं है सर, आप लोगों के लिए फ्री है। गाइस कोई और कोई क्वेरीज हो आप मेरे से पूछ सकते हो। आई होप आप लोगों को सेशन आज का अच्छा लगा हो, मजा आया होगा, आपको नई चीजें सीखने को मिली होंगी, दिमाग के चक्षुए खुलने होंगे आज आपके, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। वेलकम आवेश, थैंक यू नरेश जी। तो दोस्तों यही है, मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि अपना 2-3 करेंसी पेयर छाट लो, 1-2 ट्रेडिंग सेटअप बना लो, ठीक है ना। हाँ, एक चीज के फेवर में मैं बहुत जरूर रहता हूँ कि कभी भी एक करेंसी पेयर को सिंगल स्ट्रेटेजी पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, जिसके हमेशा 2 स्ट्रेटेजी है, 3 स्ट्रेटेजी मिनिमम अलग अलग पैरामीटर की, अलग अलग सिस्टम की रहनी चाहिए। यानी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी एक अलग, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अलग, मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी अलग। तो एक पेयर के ऊपर आपको हमेशा 3 स्ट्रेटेजीज के साथ वार करना चाहिए। 3 तरफा, चौतरफा तो नहीं कर पाएंगे, कर भी सकते हैं, लेकिन 3 तरफा वार तो करना चाहिए आपको। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा 2-3 स्ट्रेटेजी लगाता है एक ही करेंसी पेयर के अंदर, और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये जरूर, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की चीजें बता रहा हूं मैं आपको। तो पहले तो पर्पस ये है कि पहले तो आप एक इंडिकेटर फाइनल कर लो अपनी लाइफ के अंदर। अब ऐसा तो है नहीं कि आज हम, मैंने आपके क्या बोलते हैं, कूपा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो पीछे होल्ड करके चलते हैं, उसमें मैंने तीर भी भर दी है, तलवार भी भर दी, भाला भी भर दिया,
तो एक दिन आपका मन आया तो एक दिन तलवार लेके निकल रहे हो, एक दिन मन आया तो आप भाला लेके निकल रहे हो, एक दिन मन आया तो तीर लेके निकल रहे हो। ऐसा नहीं होता है, एक ना एक चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी पहले, ठीक है ना। जब वो चीज अपने लिए डिसाइड कर लो, उसको टेस्ट कर लो, सब कुछ कर लो, फिर दूसरी चीजों पे कूदो, सीखो। वेबिनार का पर्पस है कि आपके दिमाग के चक्षुओं को खोलना, आपके विजडम को इंक्रीज करना, और आपको हर चीज के बारे में नॉलेज देना, ताकि आप लिमिटेड ना रहो। लेकिन आप उससे अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाओ तो फिर मजे वाली बात नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। चलो, ऐसी बहुत सी ज्ञान की बातें कभी और कभी करेंगे आप लोगों से। कोई क्वेरीज है, यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे एंड देन वी विल अगेन मीट ऑन नेक्स्ट कमिंग मंडे। मातिन जी, ईआरपी टीआरपी की सेटिंग कुछ भी नहीं है, बस आपको यहाँ पे 200 करना है, यहाँ पे आपको 200 करना है, 20 की लेंथ होगी, उसको 200 करना है सर, और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, चलो गाइस, बाय, टेक केयर। कोई कुछ कह रहा है? ओके, वेलकम राकेश सर, वेलकम जिग्नेश मेहवंशी सर, अजमेरी सर, थैंक यू सो मच। मंडे को मिलते हैं हम लोग।